नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक सीरीज और इस पर साथियों हम 30 प्रश्न करेंगे जो आपके साथियों व्याख्यात्मक प्रश्न भी रहेंगे और एक तरीके से कहें तो ये आपका टेस्ट की तरह है और आप इसमें अपना आकलन भी करते रहिए। और साथियों, यह सीरीज जो है यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। और इसके अलावा साथियों टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, लेक्चरर और सभी परीक्षाओं के लिए जो हिंदी माध्यम से उन सब के लिए बड़ी ही लाभान्वित सिद्ध होगी। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो देखते हैं आज का आपका पहला प्रश्न है कि गांधी जी की जीवनी। महात्मा गांधी के लेखक हैं रामचंद्र वर्मा, आचार्य शुक्ल, ईश्वरी प्रसाद शर्मा या केशव प्रसाद सिंह। बताइएगा कौन है महात्मा गांधी लेखक, महात्मा गांधी जो जीवनी है उसके लेखक। तो साथियों उत्तर सही क्या हो जाएगा इसका? रामचंद्र वर्मा। तो चलिए देखते हैं व्याख्या इसकी। गांधी जी की जीवनी। महात्मा गांधी के लेखक रामचंद्र वर्मा हैं। महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन वृत्तों में रामचंद्र वर्मा द्वारा लिखित ग्रंथ महात्मा गांधी है, जिसमें गांधी जी की विस्तृत जीवनी के अतिरिक्त तो लेखक ने इनके महत्वपूर्ण लेखों एवं व्याख्यानों को भी संकलित किया है। देशबंधु चित्तरंजन दास संपूर्णानंद द्वारा लिखित संक्षिप्त जीवनी है। तिलक की जीवनी के लेखक ईश्वरी प्रसाद शर्मा तथा लाला लाजपत राय द्वारा मूल उर्दू में लिखित आपकी मेजनी का जीवन चरित्र, ग्वीसमेजनी का जीवन चरित्र केशव प्रसाद सिंह ने 1900 ईस्वी में अनुदित किया। तो साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? मुकुंदर पांडे, मैथिली शरण गुप्त, श्याम सुंदरदास या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताइएगा साथियों इनमें से सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर साथियों आपका हो जाएगा मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे। चलिए देखते हैं व्याख्या। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। लोचन प्रसाद पांडे के अनुज कुकुटधर पांडे भी सुकवि थे। ये आपका मुकुटधर हो जाएगा, ये कुकुट हो गया है। वे प्रकृति के उपासक थे। मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार थे। वस्तुतः इन्हें छायावाद का जनक माना जाता है। पूजा के फूल तथा कानन कुसुम इनके प्रकाशित काव्य संकलन है। अगला प्रश्न है अभ्रंश का बाल्मीकि किसे कहते हैं? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिवासूरी को या स्वयंभू को? बताइएगा। अभ्रंश का बाल्मीकि साथियों यहाँ स्वयंभू को कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों। देखिएगा अभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। स्वयंभू रचित पौमचर्यु उच्च कोटि का अभ्रंश भाषा का काव्य है। इस काव्य की 83 संधियों को स्वयंभू ने लिखा था। बाद में उसके 7 संधियों को उनके पुत्र त्रिभुवन ने जोड़कर काव्य को पूरा किया। स्वयंभू ने अलंकार विधान को भी नूतन ढंग से किया है। ग्राम कहे जाने वाले उपेक्षित उपमानों को साहित्यिक बनाकर काव्य में अद्भुत जीवंतता लाने में सफलता प्राप्त की है। स्वयंभू के अभ्रंश साहित्य में उपमानों एवं प्रतीकों का प्रभावकता इतनी सशक्त थी कि हिंदी के संत कवियों तथा रीतकालीन कवियों ने उनसे काफी प्रेरणा प्राप्त की है। अगला प्रश्न है रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति या काव्यादर्श। बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर इसका साथियों क्या हो जाएगा? काव्य अलंकार सूत्र। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिएगा व्याख्या। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र है। रीति संप्रदाय काव्यालंकार सूत्रकार आचार्य बामन रीति संप्रदाय प्रवर्तक हैं। उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। रीतिरात्मा काव्यस्य रीति क्या वस्तु है? बामन विशिष्ट पद रचना को रीति बताते हैं। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहते हैं। बामन के पूर्व दंडी ने रीति का वर्णन किया है तथा 10 गुणों को वैधर्व मार्ग का प्राण बताया है। इति वैधर्व मार्गस्य प्राणादश गुण स्मृत्या। बामन के पश्चात कुंतक ने रीति का मार्ग की संज्ञा दी है और कवि प्रस्थान हेतु भी कहा है। आनंदवर्धन ने रीति को संगठना और राजशेखर ने वचन विन्यास क्रम की संज्ञा दी है। इस प्रकार रीति को काव्य शास्त्र का प्रमुख संप्रदाय माना जाता है। अगला प्रश्न है मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे या इनमें से कोई नहीं। मौर्य विजय किसकी रचना है? तो साथियों मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। तो चलिएगा देखते हैं इसकी व्याख्या। तो साथियों देखिए
मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। ये राष्ट्रीय कविता के गायक मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं अनाथ, आर्द्रा, विषाद, पूर्वादल, पाथेय, मृणमयी, बापू, उन्मुक्त, अकुल, नुआखाली में, जय हिंद, आत्मोत्सर्ग, दैनिकी, गोपिका, गोद और नारी, अंतिम आकांक्षा, मानुषी तथा पुण्य पर्व आदि। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1895 को हुआ था। गांधीवाद से प्रभावित इन्हें एक कवि के रूप में विशेष ख्याति मिली। इनकी भाषा शैली सहज सरल साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी थी। इन्होंने व्यवहारिक शब्दावली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। लंबी बीमारी के चलते 29 मार्च 1963 को इनका निधन हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सरसी छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 27 मात्राएं, 16, 11 पर यति, अंत में लघु गुरु, 28 मात्राएं, 16, 12 पर यति, अंत में लघु गुरु, 28 मात्राएं, 16, 12 पर यति, अंत में गुरु लघु, 27 मात्राएं, 16, 11 पर यति, अंत में गुरु लघु। बताइए ये छंद विधान में सरसी का बताइए कौन सा इसमें सही होगा। तो साथियों याद रखिएगा 27 मात्राएं होती हैं, 16 और 11 पर यति होती है, ठीक है। इसके बाद अंत में आपका गुरु और लघु होता है। तो इसका मतलब आपका इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, व्याख्या क्या है। सरसी छंद के प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती हैं, 16 और 11 पे यति होती है, अंत में गुरु लघु होता है। पहली 16 मात्राओं की लय चौपाई की तरह तथा 11 मात्राओं की लय दोहे की दूसरे चरण की तरह होती है। उदाहरण अंशुमाली के शुभागमन की बेला समझ समीप, नभी में बुझा चुके थे सुरभि अपने घर के दीप। तो ये आपका हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, वैशाली की नगर बधू के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इलाचंद जोशी या यशपाल। बताइए कौन हो जाएंगे। तो उसका उत्तर बताइएगा। तो सही हो जाएगा इसका उत्तर साथियों आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिएगा साथियों, वैशाली की नगर बधू उपन्यास के लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं। इनके प्रमुख उपन्यास वयम रक्षामः, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, अपराजिता आदि। हालांकि उनके इस उपन्यासों में जो शोहरत वैशाली की नगर वधू वयम रक्षामः और सोमनाथ को मिली वह अन्य को हासिल नहीं है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का जन्म 26 अगस्त 1891 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के चंदोक में हुआ था। उन्होंने 32 उपन्यास लिखे। इनके अलावा लगभग 450 कहानियां लिखी। उनके जीवन काल में ही उनकी प्रकाशित रचनाओं की संख्या 186 हो चुकी थी, जो अपने आप में एक कीर्तिमान था। 2 फरवरी 1960 को जब उनका देहांत हुआ। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह या देवी शंकर अवस्थी। तो साथियों बताइए दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो साथियों दूसरी परंपरा की खोज के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। ये मार्क्सवाद के समर्थक होते हुए भी रामविलास शर्मा की तरह मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं। इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, इतिहास और आलोचना तथा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1926 को बनारस जिले के चंदौली तहसील में जो जब अब जिला बन गया है के जियनपुर गांव में हुआ था। उन्होंने कविता से लेखकीय जीवन की शुरुआत की और 1941 में की। नामवर सिंह की पहली कविता बनारस की क्षत्रिय मित्र पत्रिका में छपी। नामवर सिंह ने 1949 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए की और 1951 में वहीं से हिंदी में एमए किया। वर्ष 1953 में बीएचयू में ही वे टेम्परेरी लेक्चरर बन गए। तो यह रही व्याख्या। अब अगला प्रश्न है हमारा, सहसा विद्यीत न क्रियाम किस सूक्ति में युक्त रचना है? शिशुपाल बधम क्रिया, किरातार्जुनियम, नैषधीय चरितम या कुमार संभवम। बताइए सहसा विद्यीत न क्रियाम। बताइए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखिएगा इस सूक्ति की रचना किसने की है? महाकवि भारवी और किरातार्जुनियम जिनकी रचना है उन्होंने की है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या।
तो देखिएगा साथियों, सहसा विद्युत न क्रियाम इस सूक्ति से युक्त रचना भारवी की किरातार्जुनीयम है। यह भारवी का तृतीय श्लोक था तथा इसे अपने शयन कक्ष में लगा रखे थे। किसी समय पत्नी की आवश्यकता के लिए उन्हें एक वणिक से कुछ ऋण लेना पड़ा और धरोहर के रूप में उन्हें सहसा विद्युत न क्रियाम श्लोक रख दिया। उनका वास्तविक नाम दामोदर था और भारवी उनकी उपाधि थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? बताइए। छायावादी, रोमानियम एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, रोमानियत हो गया, और प्रगतिशील लेखक, संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव या उपयुक्त सभी। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है बताइएगा। तो साथियों देखते हैं, तो यही आपका व्याख्या आपकी क्या हो जाएगी, इसमें आपका सभी का योगदान हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रगतिवाद के जन्म में छायावादी, रोमानियम एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक के संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव, इन सभी का योगदान है। अर्थात छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति ने भी प्रगतिवाद के जन्म में योगदान किया। 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्क राज आनंद के प्रयास से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी तथा प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावभूत को अपना लक्ष्य बनाकर चला। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसकी रचना है? प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, रामविलास शर्मा। तो साथियों यह रचना अमृत राय की है। देखिए आपकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी कि कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है। अमृत राय का जन्म 1921 में वाराणसी में हुआ। वह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध का समीक्षा अनुवादक थे। वे प्रेमचंद के छोटे पुत्र थे। पिता की तरह अमृत राय मूलतः कहानीकार एवं उपन्यासकार थे। प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। नाटक लेखन में भी सक्रिय रहे। अंग्रेजी, बंगला, हिंदी पर अमृत राय को समान अधिकार प्राप्त था। उनका निधन इलाहाबाद में 14 अगस्त 1996 को हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न, किराता अर्जुनियम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद क्या है? लक्ष्मी, विभु, शिव या श्री। बताइए क्या है? तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? लक्ष्मी। चलिए देखते हैं व्याख्या। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद लक्ष्मी है। महाकवि भारवी संस्कृत साहित्य के दैदीप्यमान रत्नों में से एक हैं। उनका महाकाव्य भर्तृहरि का प्रथम रत्न है। वस्तुतः भारवी संस्कृत काव्यों में रीति शैली के जन्मदाता हैं। उनके ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द तथा सर्गांत श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग उनकी प्रमुख विशेषता है। माघ ने शिशुपाल वध में इसी शैली का अनुकरण किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? निराला, प्रेमचंद प्रसाद या हरिऔध। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? तो साथियों याद रखिएगा, अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। ठेठ हिंदी उपन्यास लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ 1899, अधखिला फूल 1907 हैं। उपन्यासकार के रूप में प्रसाद की असफलता का प्रमुख कारण यह है कि बिल्कुल ही उपन्यासोचित नहीं है। प्रेमचंद के उपन्यासों की भाषा की खूबी यह है कि शब्दों के चुनाव तथा वाक्य योजना की दृष्टि से उसे सरल और बोलचाल की भाषा कहा जा सकता है। निराला ने जयशंकर प्रसाद की शैली का अनुकरण किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, संकर शब्द का क्या अर्थ है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, विदेही शब्द है या दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द है। तो साथियों इसका सही उत्तर आपका डी ही होगा, दो भाषाओं से के शब्दों से मिलकर बना शब्द। व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या साथियों, संकर शब्द का अर्थ दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। संकर दो शब्द दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द प्रयोग में आते हैं, इन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का, घर हिंदी का, रेलगाड़ी में अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी, अगन बोट में अंगन बोट में हिंदी शब्द और बोट अंग्रेजी, और वर्षगांठ में वर्ष संस्कृत और गांठ हिंदी शब्द। डॉक्टर बाहरी ने इन्हें दीगले शब्दों की संज्ञा दी है। उदाहरणार्थ या दोगले भी कह सकते हैं हम इनको, तिमाही, फूलदान, रेल यात्रा आदि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? भामा, कुंतक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बताइए
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखते हैं व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार और अलंकार में वेद माना है। शुक्ल जी वर्णन को इस विशेष प्रकार का अलंकार मानते हैं। वे रसानुकूल अलंकारों का प्रयोग ही काव्य के लिए ग्राह्य समझते हैं। उनके अनुसार वस्तु का वास्तविक स्वरूप आलंबन विभाग के अंतर्गत आता है। जो अलंकार है उस पर आरोपित वस्तुएं अलंकार की सीमा में आती हैं। चलिए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथ पंथ कवि, भक्त कवि, संत कवि। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो साथियों बताइए। तो संत कवि नाम से। चलिए देखते हैं आपकी व्याख्या। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। संत कवि ज्ञानाश्री शाखा का विकास संत कवि की सद्भावना के कारण हुआ। संत कवियों से पूर्व 3 साधना संप्रदाय में थी, वैष्णव संप्रदाय, योग संप्रदाय, सूफी संप्रदाय। इन तीनों के आधार पर निर्गुण संप्रदाय की स्थापना हुई। इस संप्रदाय का काव्य ज्ञानाश्री शाखा का बना काव्य कहलाया। ज्ञानाश्री शाखा में नामदेव, रैदास, नानक, दादू, रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, कबीर आदि संत हुए। संत कवियों ने सत्संग पर विशेष बल दिया और समाज सेवा, सुधार, हृदय शुद्धि उनके धर्म के अंश थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? रहीम, आचार्य केशव, रसखान या मलिक मोहम्मद जायसी। तो जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो साथियों यह रचना आपकी हो जाएगी केशवदास कवि की। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है साथियों, जहांगीर जस चंद्रिका आचार्य केशवदास कवि की रचना है। केशव उर्छा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभापति कवि थे या सभा कवि थे। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं कविप्रिया एवं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह, देवचरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी। कविप्रिया, रसिक प्रिया काव्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं। रहीम ने रहीम सतसई, बरवे नायका भेद, मदनाष्टक, रास पंचायती नामक ग्रंथों की रचना की। जायसी ने पद्मावट, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा जैसे ग्रंथों की रचना की। रसखान ने सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका नामक ग्रंथों की रचना की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा? विश्वनाथ ने, राजशेखर ने, श्रीहर्ष ने, भास ने। तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो विश्वनाथ हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। साथियों व्याख्या है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ ने कहा। कविराज विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य लक्षणों को सदोष बताकर एवं उनका खंडन करके अपने काव्य का लक्षण वाक्यम रसात्मकम काव्यम किया। उनके अनुसार रसात्मक काव्य वाक्य को काव्य कहते हैं। रसात्मक वाक्य का अभिप्राय बताते हुए कहते हैं कि जिसका आत्म तत्व रस होता है उस वाक्य को रसात्मक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार काव्य में एकमात्र सार तत्व रस है, क्योंकि बिना रस के कोई भी वाक्य काव्य नहीं हो सकता। रमते इति रसः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसका आस्वादन किया जाता है उसे रस कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, पितरों का समाज विग्रह क्या होगा? माता पिता चा, माता चा पिता चा, माता चा पिता चा या माता चा पिता चा। बताइए कौन सा हो जाएगा पितरों का समाज विग्रह? तो पितरों का समाज विग्रह माता चा पिता चा होगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या साथियों की पितरों का समाज विग्रह माता चा पिता चा। यहाँ माता के साथ पिता का प्रयोग हुआ है। दोनों पदों द्वंद्व समास होने पर पितृपद शेष रहा, इसलिए दोनों का प्रतिपादक होने से द्विवचनांत पितरों रूप सिद्ध हुआ। बता दें कि सामाजिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समाज विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामाजिक शब्दों का लोप हो जाता है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? पंडित रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी या मैथिली शरण गुप्त। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? तो साथियों सूरदास को जीवनोत्सव का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चलिए देखते हैं व्याख्या। तो साथियों व्याख्या है, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। इसके अलावा तुलसी को लोकमंगल का कवि, जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा। सूरदास एक संत होने के साथ साथ महान कवि और संगीतकार भी थे। अपनी रचनाओं में उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास का जन्म मृत्यु को लेकर कोई पुख्ता तथ्य न होने के कारण लोगों के अलग अलग मत हैं। गोस्वामी हरि राय के भाव प्रकाश के अनुसार सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सिही नाम के गाँव में
अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वहीं 84 वैष्णव की वार्ता के आधार पर 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा रोड पर स्थित रुनकता नामक गांव में पैदा हुए थे। बाद में वे गऊ घाट आकर रहने लगे। इनके पिता रामदास एक गायक थे। सूरदास जब गऊ घाट में रहते थे तो इसी पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई और सूरदास उनके शिष्य बन गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? कुमार रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो या परमाल रासो? तो साथियों सही उत्तर परमाल रासो। देखते हैं व्याख्या। व्याख्या साथियों, आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से काव्य प्रचलित है। वहीं परमाल रासो के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। यह रासो लोक गेय काव्य था। परमाल रासो का रचयिता जगनिक को माना जाता है। कुमार रासो के रचयिता दलपत विजय हैं और हमीर रासो के रचयिता सारंगधर माने जाते हैं। विजयपाल रासो के रचयिता नल सिंह को माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्यधारा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी ज्ञानमार्गी काव्यधारा, प्रेमाख्यानक काव्यधारा, नाथपंथी या रसक काव्यधारा? तो साथियों मलिक मोहम्मद जायसी आपके किस धारा के कवि हैं? प्रेमाख्यानक काव्यधारा के। आपकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि हैं। जायसी अपनी प्रेम भक्ति एवं साधना के द्वारा प्रभु प्रेम में मग्न रहते हैं। जायसी के ग्रंथ पद्मावत एवं प्रेम मार्ग का महत्व है। प्रेम की गरिमा, उसका सौंदर्य तथा प्रेम के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सुंदर वर्णन किया है। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम का वर्णन एक बार लग गया है वही प्रेम के मर्म को जान सकने में समर्थ हो सकता है। प्रेम घाव दुख जाने न कोई, जही लागे जाने पर सोई। प्रेमाख्यान काव्यधारा का सर्वस्व प्रेम है। प्रेम ही कर्म है, धर्म है, पंथ है, मंत्र है, प्रेम ही परमात्मा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने कौन है? सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कौन है बताइए? गया प्रसाद शुक्ल, सनेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, वियोगी हरि या अनूप शर्मा? बताइए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? वियोगी हरि। चलिए देखते हैं व्याख्या। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्री वियोगी हरि जी माने जाते हैं। ब्रजभूमि, ब्रजभाषा, ब्रजपति के वे अनन्य उपासक हैं। वियोगी हरि जी ने वीर सतसई नामक एक बड़ा काव्य दोहों में लिखा है जिसमें भारत के प्रसिद्ध वीरों की प्रशस्तियां हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं प्रेत शतक, प्रेम पथिक और प्रेमांजलि, चरखे, तो यहाँ प्रेम होगा साथियों, यहाँ प्रेम शतक, और चरखे की गूंज, चरखा स्रोत, असहयोग, वीणा आदि। अगला प्रश्न है, मात्रा की दृष्टि से दोहा ठीक विपरीत क्या है? रोला, छप्पे, चौपाई या सोरठा? तो साथियों सोरठा होता है। व्याख्या देखते हैं। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत सोरठा होता है। सोरठा 4 चरण 11 13 11 13 मात्राएं के पहले तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, जबकि दोहा 4 चरण 13 11 13 11 मात्राएं के विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तथा छप्पे जो कि मात्रक, विषम और संयुक्त छंद है में 6 चरण। प्रथम 4 चरण रोला के तथा शेष 2 चरण उल्लाला के होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रामदाई सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी या हुंकार? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा उर्वशी। चलिए देखते हैं व्याख्या। व्याख्या साथियों, रामदाई सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी रचना पर मिला था। उर्वशी दिनकर की नवीनतम प्रबंध कृति है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। इसमें कवि ने उर्वशी एवं पुररवा होगा साथियों, है ना, के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा। उर्वशी प्रेम और सौंदर्य काव्य है। दिनकर की प्रमुख कृतियां बारदोली विजय, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्व, मृत्यु तिलक, हारे का हरिनाम, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, दोनों अनुदित, रश्मिलोक, कविता संकलन, संस्कृत के 4 अध्याय तथा शुद्ध कविता की खोज, दोनों गद्य रचनाएं, बुद्धदेव, कला तीर्थ, कलिंग विजय, हिमालय का संदेश, चारों कविताएं हैं ये आदि। देखते हैं अगला प्रश्न। आवारा मसीहा किसकी जीवनी से संबंधित है? शरदचंद्र, बंकिम चंद्र, अमृतलाल नागर या विमल मित्र? आवारा मसीहा किसकी जीवनी से संबंधित है? तो ये साथियों शरदचंद्र। देखते हैं व्याख्या साथियों।
आवारा मसीहा उपन्यासकार शरदचंद्र की जीवनी से संबंधित है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अन्य साहित्यकारों की प्रशंसित जीवनियों में प्रेमचंद आधारित कलम का सिपाही अमृत राय, निराला पर रामविलास शर्मा कृत निराला की साहित्य साधना, शांति जोशी कृत पंत जीव की जीवनी तथा भगवती प्रसाद सिंह द्वारा भगवती प्रसाद प्रसाद सिंह प्रणीत कविनाथ गोपीराज की जीवनी, मनीषी की लोक यात्रा उक्त क्षेत्र का साहित्य श्रृंगार है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का क्या उद्देश्य है? सामाजिक बुराइयों से हार जाना, हिंसा से ग्रसित होकर असभ्य बनना, समाज के अपवाद या हिंसा से मुक्त होकर सभ्य बनने का प्रयत्न। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो साथियों सही उत्तर आपका हिंसा से मुक्त होकर सभ्य बनने का प्रयत्न। चलिए देखते हैं व्याख्या। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का उद्देश्य हिंसा से मुक्त होकर सभ्य बनने का प्रयत्न है। नाखून का आदिम हिंसक मनोवृत्ति का प्रतीक है। इसे बार बार काट देना सभ्यता का प्रतीक है। जब मनुष्य के नाखून बार बार बढ़ते हैं और मनुष्य उन्हें बार बार काट देता है तथा इस तरह वह सभ्य बनने का प्रयत्न करता है। इसी तरह मानव जीवन में आए दिन अनेक सामाजिक बुराइयों का सामना होता है। सभ्य समाज इसको नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है। साधु संत और अपने उपदेशों द्वारा मानव की इस बुराइयों से दूर रहने के लिए सचेत करते रहते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। उनके प्रमुख निबंध हैं अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार प्रवाह एवं कुटज। सरलता के साथ साथ व्यंग विनोद प्रियता इनके निबंधों की निजी विशेषता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी? तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका इसका? मगही आपकी कौन सी हो जाएगी? बिहारी उपभाषा की, बिहारी की उपभाषा है। चलिए देखते हैं आपका व्याख्या इसकी। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। बिहारी हिंदी की अन्य बोलियां भोजपुरी और मैथिली हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली तथा कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, छत्तीसगढ़ी तथा बघेली। जबकि राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती या मालवी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा या जगदीश चंद्र माथुर? तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? आधुनिक एकांकी जनक आप बताइए। तो साथियों राम कुमार वर्मा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है साथियों की एक आधुनिक एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम एकांकी 1929 प्रसाद कृत एक बूंट माना जाता है। रामकुमार वर्मा आज के एकांकी के जन्मदाता हैं। इन्होंने ऐतिहासिक एवं सामाजिक एकांकी लिखे हैं और वे अधिकांश में दुखांत हैं। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमिटाई, चारुमित्रा, सप्तकिरण एवं कौमुदी महोत्सव वर्मा की प्रसिद्ध एकांकियां हैं। साथियों आज का आखिरी प्रश्न है उपसर्ग से संबंधित सूत्र कौन सा है? प्रादय, पर, गतिश्चा। इनमें से कोई नहीं तो प्रादय है। देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रादेय उपसर्ग का सूत्र है। उपसर्ग को गति संज्ञक भी कहा जाता है। प्र, परा, अय, सम, अनु, अव, मिस, मिर, दुस, दुर, बि, आंग, निह, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उपय, प्रादय, प्रादव या प्रादय आदि कहलाते हैं। ये प्रादि सब क्रिया के साथ व्यवहृत होते हैं तब इनकी उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा होती है। कुछ उपसर्ग धातु के अर्थ को ही बदल देते हैं, जैसे गच्छति जाता है, आगच्छति आता है। तो साथियों ये रही आज का आपकी सीरीज का अगला भाग। तो साथियों हमने 30 प्रश्नों पर चर्चा की और साथियों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में साथियों जरूर बताएं। और इसके अलावा साथियों आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जुड़ सकते हैं और वहां आपको ये सीरीज की जो PDF हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। साथियों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर भी करें। साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।